नमस्कार मित्रों, मैं अमृतानंद सिंह कैरियर आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम आपको साइंस एंड टेक पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आज का सब्जेक्ट है जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी। तो आइए जैव प्रौद्योगिकी के बारे में जानें। सर्वप्रथम 1919 ईस्वी में कार्ल एरेके ने इस शब्द का प्रतिपादन किया, जैव प्रौद्योगिकी शब्द का प्रतिपादन किया। कार्ल एरेके को ही जैव प्रौद्योगिकी का जनक भी कहते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम को सॉल्व करने में मदद करेंगे। इसके बाद डॉक्टर किरण मजूमदार शाह को भारतीय जैव प्रौद्योगिकी का जनक कहते हैं। जैव प्रौद्योगिकी की शुरुआत तो बहुत ही पहले ही हो चुकी, जैसे कि इसका एक एंशिएंट वर्जन यानी इसका एक प्राचीन काल में जैव प्रौद्योगिकी का वर्णन ऐसे है, जैसे मिस्र के पिरामिड में जो शवों को सुरक्षित रखा गया है वो भी जैव प्रौद्योगिकी का ही कमाल है। दही बनाना, शराब बनाना, चीज़ बनाना, पनीर बनाना, ये भी बायोटेक्नोलॉजी का ही दौर था, जिसको कि हम प्राचीन दौर कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी का। तो वो प्राचीन दौर था। मध्यकालीन दौर शुरू हुआ 1919 ईस्वी से, जब कार्ल एरेके ने जैव प्रौद्योगिकी को डिफाइन किया और इसको नए ढंग से विज्ञान की शाखा में जोड़ने का काम किया, और विज्ञान की शाखा में एक नया ब्रांच जुड़ा जिसको हम जैव प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं। ये नाम सर्वप्रथम कार्ल एरेके ने दिया और इन्हीं को जैव प्रौद्योगिकी का जनक कहते हैं। भारत में डॉक्टर किरण मजूमदार शाह को जैव प्रौद्योगिकी का जनक कहते हैं। इस तरह के प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर करने में सहयोग देगा और क्वेश्चन पूछ देगा किसे जनक कहते हैं, भारतीय जैव प्रौद्योगिकी का जनक किसे कहते हैं, इस प्रकार के आंसर आएंगे। इसका मॉडर्न रूप शुरू हुआ 1973 से इसका नया रूप शुरू हुआ, जब इसमें हम ऐड किए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है, ये आपका डीएनए पुनर्संयोजन के नाम से जाना जाता है। डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक यहाँ से ये बायोटेक्नोलॉजी का मॉडर्न रूप शुरू हो गया, मॉलिक्यूलर रूप शुरू हो गया, और यहाँ से हम ट्रांसजेनिक प्लांट और एनिमल का निर्माण करने लगे। ट्रांसजेनिक प्लांट और एनिमल का मतलब ये हुआ कि 1973 में सबसे पहले स्टेनले कोहेन ने सर्वप्रथम एक जीव के डीएनए को दूसरे जीव में प्रत्यारोपित करने में सफलता प्राप्त की, और यहाँ से हमारे पास ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक एनिमल का निर्माण शुरू हो गया। तो ये था आपका जैव प्रौद्योगिकी का ये सफ़र, क्रोनोलॉजी। इस तरीके से जैव प्रौद्योगिकी चालू हुआ। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे कि इससे हम लोग क्या कर सकते हैं। मूल रूप से जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर हम कृषि क्षेत्र में अन्न के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, फसलों के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, फल और सब्जियों को बढ़ा सकते हैं। उसमें हम अपने मनोनुकूल विटामिन्स, मिनरल्स और पोषक तत्वों का एडिशन कर सकते हैं। हम ऐसे जीवों का निर्माण कर सकते हैं जो अधिक दूध देने का काम करे, जो अधिक मांस और अंडा पैदावार करे, फसलों की अधिकता बढ़ाई जा सके। जैसे नॉर्मन बोरलॉग ने पॉलीप्लोइडी का इस्तेमाल कर ग्रीन रिवॉल्यूशन का काम किया, ये भी जैव तकनीक का इस्तेमाल है। जैव तकनीक के द्वारा हम जीवों में आमूल परिवर्तन कर उसकी संततियों में वृद्धि कर सकते हैं, और इस प्रकार से जैव प्रौद्योगिकी हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, महत्वपूर्ण इसका भूमिका है। आइए हम लोग एक एक करके इस जैव प्रौद्योगिकी के बारे में जानें। लेकिन इसको जानने की जो एक प्रक्रिया है, ये एक परंपरागत प्रक्रिया से ही यदि हम लोग चलेंगे, एक सिस्टमैटिक ऑर्डर से ही चलेंगे, तभी जाकर के ये जैव प्रौद्योगिकी आपको समझ में आएगा, और इससे आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दोनों का बेहतर जवाब दे सकते हैं। तो इसको कैसे आप बेहतर ढंग से पढ़ें, इसके लिए आइए हम लोग आगे बढ़ें। जैव प्रौद्योगिकी मूल रूप से आनुवांशिकी का ही
जैव प्रौद्योगिकी मूल रूप से आनुवांशिकी का ही प्रायोगिक रूप है। प्रायोगिक रूप है, तो प्रायोगिक रूप है यानी कि इसका अप्लाइड फॉर्म है, यानी आनुवांशिकी जेनेटिक्स का ही अप्लाइड फॉर्म क्या है, आपका जैव प्रौद्योगिकी है। आनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम इस्तेमाल, आनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम शुरुआत दरअसल होता है ग्रेगर जॉन मेंडल से। ग्रेगर जॉन मेंडल ने सर्वप्रथम इसे कारक के रूप में नाम दिया, इसको फैक्टर कहते हैं। इन्होंने पाइजन सेटाइवम यानी मटर, जो ग्रीन पी होता है, उस पर सबसे पहला रिसर्च किया और उन्होंने बताया कि एक जीव से दूसरे जीव में ले जाने वाला कुछ गुण होते हैं, जिसको कि उन्होंने कारक नाम दिया। बाद में जोहेनसेन ने इसी कारक शब्द को जीन नाम दिया जोहेनसेन ने। और इस तरीके से ये बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत मूल रूप से आनुवांशिकी का प्रायोगिक रूप है। आनुवांशिकी का मतलब होता है कि कैरेक्टर का यानी गुणों का एक स्तर से यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होना, माता पिता से बच्चों में गुण का आना। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया, जिसको उन्होंने सर्वप्रथम कारक नाम दिया, जो मटर के ऊपर में रिसर्च हुआ था। बाद में जोहेनसेन ने इसी को जीन शब्द नाम दिया। अब देखिए ये किस प्रकार से आगे बढ़ता है, तो आनुवांशिकी का जो प्रायोगिक रूप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ता है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग आगे देखें। तो इसको हम लोग मनुष्य के ऊपर में करके आपको दिखाते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। अब देखिए कि ये आनुवांशिकी में क्या होता है। सबसे पहली बात कि कोई सेल है, यानी कि कोई कोशिका है, कोशिका के अंदर है केंद्रक, यानी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है डीएनए, और डीएनए के अंदर पाया जाता है जीन। और यही जीन एक प्रकृति के लिए जिम्मेदार है, यानी कि जीन जिसको आप कहते हैं, यही हमारा मूल रूप से कुछ विशेष गुण धर्म के लिए जिम्मेदार है, यानी गुणों का वाहक है। ये गुणों का वाहक है, और ये गुणों का वाहक किसमें रहता है, तो ये रहता है क्रोमोसोम में। इसको आप गुणसूत्र कहते हैं, गुण से ही बना गुणसूत्र, इसका पैकेज हो गया गुणसूत्र, जीन। अब जीन हमारे शरीर में जितने भी पाए जाते हैं उसको हम लोग दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। जीन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सक्रिय जीन, इसकी प्रतिशत मात्रा हमारे शरीर में मात्र 3% तक है, और 90 से 97% यानी 97% जीन जो है वो निष्क्रिय जीन है। और निष्क्रिय जीन जो है ये कोई काम नहीं करता, ये 97% जीन जो है हमारा ये निष्क्रिय जीन है, 3% सक्रिय जीन है। आप जैसे देखिए कि देश में सरकार बनती है तो ज्यादातर आदमी राजनीतिक रूप से क्या है, निष्क्रिय है। सक्रिय तो बहुत ही कम लोग हैं, और वही जो सक्रिय लोग हैं वही सरकार बनाते हैं, वही सरकार की दिशा निर्देशन को तय करते हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन उस सरकार को बनने में जो मुख्य भूमिका अदा करता वो कौन करता, वो जनता तय करती है, जो राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं है। इसी प्रकार से हमारा जो गुण है, ये गुण क्या होगा, इसको स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने का काम निष्क्रिय जीन करता है, और जो उसको एक्टिव रूप से काम करने का काम करता है वो सक्रिय जीन है। अब देखिए कि मानव शरीर में इसका हम लोग किस प्रकार से अध्ययन करें, तो क्रोमोसोम के बारे में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से क्रोमोसोम से हम लोगों का जीवन में ये, अब जैसे देखिए कि अब सपोज कीजिए कि एक पुरुष है और एक महिला है। अब देखिए कि इनमें भी 23 जोड़ी यानी कि 23 पेयर जीन है और क्रोमोसोम है, और पुरुष और महिला दोनों में 23 पेयर
गुणसूत्र है, गुणसूत्र है प्रत्येक कोशिकाओं में। अब जब इनका निर्माण होता है, नए जीव का निर्माण होता है, तो एक माता है एक पिता हैं, तो इनका जो गैमीट्स है यानी कि जिससे कि हमारा जन्म होता है वो है शुक्राणु और है अंडाणु। अंडाणु। तो अब ये 23 जोड़ी की जगह यानी कि 46 के जगह, ये 46 के जगह कितना आ गया? 23 आ गया। और इसका सूत्र होता है 23 प्लस वाई। अगर 23 प्लस वाई क्रोमोसोम हो, 22 प्लस वाई क्रोमोसोम होगा तो ये जो बालक होंगे ये नर होंगे, और यदि 22 प्लस एक्स हो जाए, 22 प्लस एक्स हो जाए तो ये हमारे मादा बच्चे का जन्म होगा। तो इसी को हम कहते हैं जीनोटाइप, इसी को कहते हैं जीनोटाइप। ये हैप्लोइड नंबर कहलाता है, ये कहलाता है हैप्लोइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और ये कहलाता है डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, पेयर में डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब जो लोग विज्ञान के छात्र नहीं हैं उनको लग रहा होगा कि ये कितनी बड़ी बड़ी घनी घनी बातें हो गई। तो देखिए, अब प्रशासनिक सेवा का तैयारी आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो विज्ञान को समझने के लिए आपको पीछे जाना ही होगा। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो इसके उत्तर आप नहीं दे सकते हैं। तो इसके समुचित उत्तर देने के लिए हमने आपको बताया कि किस प्रकार से ये आनुवांशिकी है, यानी बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी आनुवांशिकी का व्यवहारिक रूप है। और आनुवांशिकी का अर्थ होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाले गुण। अब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो गुण जाते हैं उसको हम लोग मनुष्यों में देखा कि माता और पिता, पिता के पास में 23 जोड़े गुणसूत्र हैं यानी कि 46 गुणसूत्र हैं, और माता के पास में भी 23 जोड़े गुणसूत्र हैं। लेकिन जब ये बच्चे को देने लगते हैं तो ये 46 गुणसूत्र नहीं दे करके 46 का आधा 23 गुणसूत्र जो है ये शुक्राणु में होता है और 23 गुणसूत्र अंडाणु में होता है, जिसे हम जीनोटाइप कहते हैं। अब आपसे प्रश्न आता है कि जीनोटाइप क्या होता है? तो ये लैंगिक जो हमारी कोशिकाएं होती है वो जीनोटाइप कहलाता है, और उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, और इन दोनों के मिलने से, पेयर्ड होने से नए बच्चे का जन्म होता है। हम लोग यहां तक पहुंचते हैं, इससे पहले हम लोग देखें कि एक होता है हमारा कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग, कैरियोटाइपिंग, ये कैरियोटाइपिंग के जरिए ही हम लोग गुणसूत्रों के बारे में जानते हैं, समझते हैं, और इसी से हमारे को गुणसूत्रों के बारे में समझ विकसित हुआ। धीरे धीरे ये प्रक्रिया वैज्ञानिकों के द्वारा आहिस्ता आहिस्ता बनाया गया और इसको आज हमारे सामने में एक साथ मर्ज हो गया। कैरियोटाइपिंग का अर्थ होता है कि गुणसूत्रों को उनकी लंबाई के आधार पर, गुणसूत्रों को उनके लंबाई के आधार पर, यानी लंबाई के आधार पर जब उन्हें सजाया जाता है और उन्हों लंबाई के आधार पर सजा के उनको क्रमित किया जाता है, यानी उनको संख्या दी जाती है, तो वो जो हमें सूत्र मिलता है उसको हम कैरियोटाइप कहते हैं, उसको हम कैरियोटाइप कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम कैरियोटाइपिंग कहते हैं। अब देखिए, ये जो कैरियोटाइपिंग है इसमें क्या क्या प्रक्रिया होती है इस कैरियोटाइपिंग में? तो कैरियोटाइपिंग में होता यह है कि एक फिल्टर शीट है और इस फिल्टर शीट पर नाइट्रोसेल्यूलोज जेल लगा होता है। नाइट्रोसेल्यूलोज जेल लगा होता है, यानी कि एक आपका फिल्टर पेपर है और उस फिल्टर पेपर पर क्या लगा हुआ है? नाइट्रोसेल्यूलोज जेल लगा हुआ है, और इस पर जो कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन था, इस क्रोमैटिन को हम निकाल करके इस पर रख दिए। अब इसके ऊपर हम बिजली का चार्ज दिए, यानी कि एक तरफ हम इसे निगेटिव चार्ज दिए और दूसरी तरफ इसको क्या दिए? पॉजिटिव चार्ज दिए। तो ये जो गुणसूत्र है ये अपने आप अलग होकर के, और मुख्य रूप से ये जो क्रोमोसोम है, मुख्य रूप से जो ये गुणसूत्र है, इसको हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं मेटाफेज कंडीशन में।
थोड़ा सा ये सब कठिन हो रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न जब आएगा प्री की तैयारी में तो आपको इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर देख करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये आएगा कि गुणसूत्रों को हम बेहतर कब देख सकते हैं। तो मेटाफेज स्टेज, कोशिका विभाजन का जो मेटाफेज अवस्था है, उस मेटाफेज अवस्था में आप गुणसूत्रों को बेहतर देख सकते हैं। तो प्रश्न आएगा कि हम गुणसूत्रों को बेहतर देखने के लिए किस फेज में गुणसूत्र सबसे बेहतर दिखते हैं, तो आंसर होगा मेटाफेज। ये गुणसूत्र कहाँ है, तो कोशिका विभाजन के समय में जब कैरियोजेनेसिस होता है, यानी जब न्यूक्लियस केंद्रक का विभाजन होता है और एक कोशिका से दो कोशिका बनता है, उस समय मेटाफेज का कंडीशन आता है, उस समय में आप गुणसूत्रों को अधिक बेहतर देख सकते हैं। तो इससे क्रोमेटिन को निकाल करके इस नाइट्रोसेल्यूलोज लगे हुए फिल्टर पेपर पर हम रखते हैं और इस पर जैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज देते हैं कि गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र कुछ इस कदर होता है, इस तरीके से इसके अंदर में गुणसूत्र लगे होते हैं। तो अब जैसे देखिए कि इसमें जो गुणसूत्र सबसे बड़ा होगा उसका नाम हम 1 देंगे, जो इससे छोटा होगा इसका नाम 2 देंगे, जो इससे छोटा होगा इसका नाम हम 3 देंगे और जो सबसे छोटा होगा उसका नाम हम 23 देंगे। तो गुणसूत्रों का जो नंबरिंग है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस तरह से 23 तक जो क्रोमोसोम गया, तो इसको लंबाई के आधार पर हमने अरेंज किया और इस अरेंज करने की प्रक्रिया को ही हम कैरियोटाइपिंग कहते हैं। और ये जो आपको चित्र मिला, ये जो आपको एक ग्राफ मिला क्रोमोसोम का जो एक सजा हुआ आपको एक चार्ट मिला, ये कौन से पेपर पर मिला, तो एक नाइट्रोसेल्यूलोज जेल लगा हुआ फिल्टर पेपर पर जब इलेक्ट्रिसिटी दिए तो ये क्रोमोसोम अपने आकार के आधार पर क्या हो गया, अरेंज हो गया। और इस अरेंज होने के प्रोसेस को ही कैरियोटाइपिंग कहे। अब क्रोमोसोम चूंकि निगेटिवली चार्ज होता है, इसीलिए बड़ा वाला किधर आया, निगेटिव चार्ज की तरह आया, और छोटा वाला कहां चला गया, पॉजिटिव चार्ज की तरफ गया। तो इस तरह से हमने नामांकन कर दिया 1 2 3 4 और इस तरह से उसके आकार के हिसाब से 23 क्रोमोसोम तब गया। अब इसमें जो प्रत्येक क्रोमोसोम है ये किसी खास गुण के लिए जिम्मेदार है, किसी खास गुण के लिए जिम्मेदार है। यानी जैसे मान लीजिए आंख है, जिससे हम देखने का गुण है, तो आंख के लिए कोई क्रोमोसोम जिम्मेदार है, मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 7। इस तरीके से इसका डिटेल अध्ययन है। तो अलग अलग गुणसूत्र अलग अलग गुणों का वाहक है और वो हमारे शरीर में अलग अलग गुण का निर्माण करने में सहायक होता है। तो इस प्रकार से ये गुणसूत्र और इन गुणसूत्रों की संख्या और इन संख्याओं को नंबरिंग करने की जो प्रक्रिया है ये कैरियोटाइपिंग कहलाई। और जो ग्राफ मिला जिस पर ये मिला इसको कैरियोटाइप कहते हैं। इसके आधार पर आप गुणसूत्रों को नंबरिंग किए और 1 से लेकर 23 नंबर तक आपने अरेंज किया। अब देखिए कि इस प्रक्रिया में क्या होता है कि अगर किसी गुणसूत्र में कोई गड़बड़ी हो जाए, तो गुणसूत्रों में किसी भी प्रकार की खराबी हो जाए तो इससे कई प्रकार के आनुवांशिक रोग होते हैं। तो हम लोग जो बायोटेक्नोलॉजी का जो सबसे पहला जो इस्तेमाल हुआ या जो सबसे पहला लक्ष्य था, वो लक्ष्य यही था कि आनुवांशिक बीमारियों पर हम सबसे पहले नियंत्रण प्राप्त करें, जिसका कि कोई इलाज नहीं है। देखिए बीमारी कई प्रकार की होती है। एक तो होता है जो हमको बाहर से बीमारी प्राप्त होता है, जैसे पैथोजेंस के द्वारा, यानी कि बैक्टीरिया, वायरस यानी जीवाणु, विषाणु, फफूंद, इन सब के कारण एक्सटर्नल फीचर से बीमारी आता है। तापमान में घटने के चलते, तापमान में परिवर्तन के चलते ये तरीके से बीमारी होता है। यानी ये एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो हमारे बीमारी के लिए जिम्मेदार होता है या हमारे। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जिसको कहते हैं, वो गुणसूत्र में अगर गड़बड़ी हो जाए तो हमारे जन्म से ही ये बीमारी होगा। और इसे हम ये कहेंगे कि जब हमारा निर्माण हो रहा था उस समय गुणसूत्रों के अंदर कुछ म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज इन जीन, सडन चेंज इन डीएनए। यानी डीएनए में अचानक कोई परिवर्तन हो जाए, जीन में कोई अचानक परिवर्तन हो जाए। और ये अचानक परिवर्तन कई कारणों से होता है। केमिकल के इस्तेमाल से होता है। देखिए जैसे कोल्चिसिन नाम का एक दवा है जिसको कि हम लोग ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, सिर दर्द, सर्दी जुकाम में इस्तेमाल करते हैं। कोल्चिसिन का इस्तेमाल कर पॉलीपोलोआईडी का भी निर्माण किया गया। तो बहुत प्रकार की दवाइयां हैं, बहुत जो हमारे गुणसूत्रों को। तो जब माता गर्भ धारण की होती हैं उस समय में यदि कोई विशेष प्रकार का कोई केमिकल दवा या इसके प्रभाव से
हमारे अमूमन चेंज हो जाता है। अब जैसे देखिए कि खेतों में बहुत अधिक मात्रा में फॉस्फेट इत्यादि, नाइट्रेट्स इत्यादि का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। अगर वो उर्वरक की मात्रा अगर मां के गर्भ में अधिक हो जाए तो जो अंदर गर्भ के अंदर पलने वाला शिशु है वो ब्लू बेबी जन्म होता है, यानी वो बच्चे का मृत्यु तक हो सकता है। यानी वो क्या हो सकता है, बच्चे के लिए इतना ज्यादा जहरीला हो जाएगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगा, जिसमें क्रोमोसोम सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। तो किसी केमिकल के प्रभाव के कारण या किसी रेडिएशन, यानी जैसे अल्ट्रावायलेट रेज है, एक्सरेज है, इन सब के प्रभाव से गुणसूत्रों में कुछ म्यूटेशन हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है, और जिसके कारण हमारे अंदर कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। अब ये बीमारियां जो है, तो इसमें जो हमारा आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक रोग के लिए हमारे गुणसूत्र जिम्मेदार है, हमारे गुणसूत्र जिम्मेदार है, यानी हमारे क्रोमोसोम जिम्मेदार है। अब ये क्रोमोसोम दो प्रकार से जिम्मेदार है। एक तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाने से, संख्या में परिवर्तन हो जाने से, और दूसरा, अब संख्या में परिवर्तन हो जाने से क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए 1 नंबर से लेकर के 2 नंबर, 3 नंबर से लेकर के 23 नंबर तक क्रोमोसोम मान लीजिए कहां से आया, माता से आया। और इसी तरह से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से लेकर के 23 नंबर तक का जो गुणसूत्र है ये पिता से प्राप्त हुआ। अब जब बच्चे का निर्माण होता है तो एक चीज के निर्माण के लिए, जैसे मान लीजिए 1 नंबर का क्रोमोसोम इस तरीके से दोनों जमा हुआ, 2 नंबर का क्रोमोसोम इस तरह से जमा हुआ, 3 नंबर का क्रोमोसोम इस तरह से जमा हुआ, 4 नंबर का क्रोमोसोम इस तरह से जमा हुआ, तो इसकी संख्या में परिवर्तन हो गया। यानी एक क्रोमोसोम 1 नंबर का जो है ये 2 के जगह 3 हो गया, या 22 के जगह ये एक और, ये 22 नहीं है, ये एक आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं कि 1 नंबर 2 नंबर। गुणसूत्र की तो संरचना कैसी थी, तो गुणसूत्रों की संख्या तो संरचना तो ऐसी थी। तो जैसे 1 नंबर गुणसूत्र हो गया तो 1 नंबर गुणसूत्र इस तरह से, ये एक नंबर आया माता से, एक आया पिता से, तो इसकी ये 2 की जगह 3 हो जाए अगर, है ना, तो इसके चलते जो है सो हमारा आनुवांशिक बीमारी हो सकता है। तो या तो इसके संख्या में परिवर्तन हो जाए, तो आनुवांशिक रोगों का जो कारण है वो गुणसूत्र है। और गुणसूत्र किस तरह से आनुवांशिक बीमारियों को जन्म देता है, तो एक तो इसकी संख्या में परिवर्तन आने से, यानी कोई विशेष गुणसूत्र जो 2 होना चाहिए, जोड़े में होना चाहिए, वो क्या हो गया, 3 आ गया, यानी ट्राइसोमी हो गया। या जो ये गुणसूत्र है इसका एक अंग कोई टूट गया, जैसे मान लीजिए कि ये गुणसूत्र था और ये किसी कारण से इसका एक हिस्सा टूट गया, चाहे ये टूट जाए चाहे ये टूट जाए, तो इसके संरचना में बदलाव आ गया। तो आनुवांशिक बीमारियों के लिए जिम्मेदार कौन है, गुणसूत्र है। और गुणसूत्र जो है वो किस तरीके से जिम्मेदार है, तो एक तो संख्या में परिवर्तन होना, और दूसरा है इसकी संरचना में परिवर्तन होना, संरचना में परिवर्तन होना, यानी इसके आकार में परिवर्तन होना। और इस तरीके से जो है सो आनुवांशिक रोगों के लिए ये जिम्मेदार है गुणसूत्र। और गुणसूत्र में क्या परिवर्तन होने से आनुवांशिक रोग हो सकता है, या तो संख्या के बदल जाने से या फिर उसके संरचना के बदल जाने से। अब देखिए ये जो हमारा गुणसूत्र है, इन गुणसूत्रों को हम 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। यानी हमारे जितने भी गुणसूत्र हैं, इन गुणसूत्रों को हम 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक को हम कह सकते हैं ऑटोसोम, यानी इसको हम कहते हैं कायिक गुणसूत्र, कायिक गुणसूत्र, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑटोसोम्स, है ना। और दूसरा होता है, इसको हम कहते हैं लिंग निर्धारण करने वाला, लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र, लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र, सेक्स डिटर्मिनेशन गुणसूत्र। तो ये जो लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र है, सेक्स डिटर्मिनेटर क्रोमोसोम है, इसको कहते हैं एलोसोम्स, एलोसोम्स। अब देखिए कि ये जो हमारा गुणसूत्र है, ये जो हमारा गुणसूत्र है, इसको 2 वर्गों में विभाजित किए तो ऑटोसोम्स की संख्या है 22 और लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र कितने हैं, 2। और यही 2 क्या था, तो एक है XX और एक है XY।
अब ये 22 तो सब में समान है, यानी कि अगर कोई नर बालक हो या कोई जो है सो क्या कहते हैं फीमेल बच्चे हो, है ना, तो नर बच्चे हो चाहे मादा बच्चे हो, उसमें ये गुणसूत्र तो दोनों में माता से भी 22 आएंगे और पिता से भी 22 आएंगे, बराबर। लेकिन अगर इसमें x जुड़ जाए, x हो जाए, यानी एक गुणसूत्र माता से आ गया x और एक पिता से आ गया x, एक माता से आ गया x और एक पिता से आ गया x, तो ये जो बच्चे होंगे ये मादा हो जाएंगे, ये बालक, ये बच्चे जो हैं मादा हो जाएंगे। और 22 के साथ अगर एक माता से आया x और एक पिता से आया y, तो ये बच्चे कैसे हो जाएंगे, ये नर बच्चे पैदा हो जाएंगे। तो ये गुणसूत्रों का, ये इस तरीके से बच्चों का जन्म होता है, नर और मादा। तो इस तरह से 22 गुणसूत्र इधर हैं और 2 गुणसूत्र इधर हैं, और ये इसमें से एक ही आएगा। तो इस तरह से 22 जुड़ करके, तो ये हो गया शुक्राणु, ये हो गया अंडाणु, और 2 में से एक माता से आएगा और एक पिता से आएगा। तो इस प्रकार से ये गुणसूत्र जो बनेगा, तो दोनों के मिलने से जो बनेगा उसको युग्मनज कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे डिटेल। अभी आपको चूंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं होता है, तो उनको आगे बढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए मैं आपको ये कुछ प्रक्रिया समझाया, और अभी देखिए क्लास के अंत होते होते तक आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो गुणसूत्र हैं, इनको हमने 2 वर्गों में विभाजित किया, कायिक गुणसूत्र और लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र को ऑटोजोम्स कहते हैं, और लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेटर क्रोमोसोम को हम एलोजोम्स कहते हैं। अब प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में यही आ जाएगा कि ऑटोजोम्स की संख्या कितनी होती है, तो आंसर क्या होगा, 22। और इस तरह से लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 2। तो जो प्री एग्जाम होता है उसमें आपको इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जो इंफॉर्मेशन, जो तथ्य आधारित होते हैं, ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर होता है। तो इसका भी आंसर करना, पहले ये पास करेंगे और हम एक ही साथ आपको ऐसे समझा देंगे सब्जेक्ट को कि आप ऑब्जेक्टिव का भी आंसर कर सकते हैं और डिस्क्रिप्टिव का भी आंसर कर सकते हैं। अब देखिए गुण, अभी हम लोग चर्चा किस पर कर रहे थे, तो चर्चा हम लोग कर रहे थे कि आनुवांशिक रोग, और आनुवांशिक रोग के लिए हम लोगों ने क्या देखा कि आनुवांशिक रोगों के लिए जो है ये गुणसूत्र जिम्मेदार है। और गुणसूत्र में क्या परिवर्तन हो जाता है, तो एक तो आकार यानी संरचना में परिवर्तन हो जाने से आनुवांशिक रोग होते हैं, और दूसरा संख्या में परिवर्तन हो जाने से आनुवांशिक रोग होते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके देखें कि यदि कायिक गुणसूत्रों के संरचना में परिवर्तन, कायिक गुणसूत्रों के संरचना में परिवर्तन, यानी इसके आकार में परिवर्तन होने से संरचना में परिवर्तन होने से होने वाले रोग, इसके चलते होने वाले रोग, यानी कायिक गुणसूत्रों यानी ऑटोजोम के स्ट्रक्चर में कोई चेंज आए तो इसके चलते क्या क्या बीमारी हो सकती है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहला बीमारी लेते हैं जिसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया का मतलब होता है आरबीसी की कमी। तो अब देखिए ये सिकल सेल एनीमिया, अगर गुणसूत्र संख्या 11 नंबर का गुणसूत्र, तो 11 नंबर का गुणसूत्र, नंबर 11 नंबर के गुणसूत्र में अगर कोई संरचना में कमी आ जाए तो गुणसूत्र संख्या 11 की संरचना में परिवर्तन हो जाने से कौन सा बीमारी हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया। अब इस सिकल सेल एनीमिया के हो जाने से क्या होता है, तो मनुष्य के शरीर में जो आरबीसी बनता है, आरबीसी का मतलब होता है लाल रक्त कणिकाएं, तो लाल रक्त कणिकाएं गोल होते हैं, इस तरीके से होते हैं। अब देखिए ये गोल इसलिए होता है क्योंकि 11 नंबर का जो गुणसूत्र है वो इस तरीके से माता से आया और पिता से आया, ठीक है। तो ये 11 नंबर का गुणसूत्र है, एक जोड़ी आया, यानी एक माता से आया और एक किससे आया, पिता से आया। अब इसका कोई संरचना सपोज करिए यहां से टूट गया, यानी कि ये गुणसूत्र जो है ये ऐसा होने के जगह ऐसा हो गया,
एक इसका डंटी टूट गया। तो जिसके चलते क्या हुआ कि ये आरबीसी जो गोल होता था ये इस तरीके से हाशियाकार बन गया। अब ये आरबीसी जो इतना सरफेस एरिया घेरता था वो किस तरीके का हो गया, हाशियाकार हो गया। तो इसके चलते आरबीसी का आकार कैसा हो गया, हाशियाकार हो गया। अब हाशियाकार हो जाने से क्या हुआ कि ये आरबीसी जो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता था, ऑक्सीजन को ढोने का काम करता था, इसमें ऑक्सीजन ढोने की मात्रा क्या हो गई, निम्न हो गई। अब ये ऑक्सीजन नहीं ढो पाएगा। तो ऐसे व्यक्ति जो है ये अधिक श्रम नहीं कर सकेंगे, ये कमजोर हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। अब कमजोर हो गए तो ये कमजोर किस वजह से हो गए, एक गुणसूत्र का किसी भी दोनों पेयर में से कोई एक पेयर का अगर संरचना में कोई भी कमी आ गई जन्म के वक्त, तब ये व्यक्ति का पूरा जीवन क्या हो गया, कमजोर हो गया, एक बीमारी से ग्रसित हो गया, सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया, प्रश्न कैसे आएगा, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है। तो पहला प्रश्न सबसे हल्के दर्जे का होगा कि जो ऑक्सीजन जो ढोने की क्षमता है ये कम हो जाता है। दूसरा प्रश्न क्या आ सकता है कि जो आरबीसी है वो गोल होने के जगह ओवल होने के कारण अंडाकार होने के जगह कैसा हो गया, हाशियाकार हो गया। तीसरा स्टैंडर्ड प्रश्न क्या हो गया कि सिकल सेल एनीमिया क्यों होता है, ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन। तो गुणसूत्र संख्या 11 की संरचना में परिवर्तन होने के कारण। अब नीचे आंसर दे दिया 1 2 3 2 3 ऊपर के सभी। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस तरीके से आंसर होगा। तो आपको समझ में आया, एक बीमारी कायिक गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन होने से। तो 11 नंबर के गुणसूत्र में अगर परिवर्तन हो गया तो आरबीसी जो है वो गोल के जगह क्या हो गया, हाशियाकार हो गया। आंसर कर सकते। अब आप देखिए दूसरा बीमारी है हमारा कायिक गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन होने के कारण, इसका नाम है थैलेसेमिया। थैलेसेमिया, ये थैलेसेमिया भी एक आनुवांशिक रोग है और इसमें कहता है कि गुणसूत्रों की संख्या में इसी प्रकार से अगर संरचना में, इसमें भी गुणसूत्र संख्या 11 है। अब देखिए 11 नंबर का जो गुणसूत्र है वो आरबीसी के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। तो 11 नंबर का गुणसूत्र अगर इस तरफ से टूटा, अगर सपोज कीजिए ऊपर के तरफ से, तो बीमारी हुआ था कौन सा, सिकल सेल एनीमिया। अब सपोज कीजिए कि अगर ये ऊपर तो ठीक है, ऊपर तो ठीक है लेकिन नीचे टूट जाए, चाहे इधर वाले में चाहे इधर वाले में, तो एक दूसरा रोग हो गया जिसका क्या नाम है, थैलेसेमिया। तो दूसरा प्रश्न क्या हो गया कि थैलेसेमिया वो ये बीमारी कौन से गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन होने से होता है। तो 11 गुणसूत्र संख्या 11 में 11 की संरचना में परिवर्तन होने से होता है थैलेसेमिया। अब यहां से आपको एक बात समझ में आ गई, गुणसूत्र संख्या 11 किस चीज के निर्माण के लिए जिम्मेदार है, आरबीसी के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। अब अगर इसकी संरचना में परिवर्तन हो गया तो आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का लाइफ स्पैनिंग जो होता है जीवन काल, ये होता है 120 दिन। यानी आरबीसी हमारे शरीर में एक बार बनता है तो ये 120 दिनों तक 120 डेज इसका लाइफ स्पैनिंग है। यानी एक आरबीसी हमारे शरीर में 120 दिनों तक जीवित रहता है। यानी एक आरबीसी का निर्माण हुआ तो वो 120 दिन तक ऑक्सीजन हमारे शरीर में ढोने का काम करेगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, अगर गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन हो जाए और बीमारी हो गया थैलेसेमिया, तो इसमें आरबीसी का जीवन काल, ये जो जीवन काल है ये घट करके हो जाता है 30 to 40 डेज। अब आरबीसी का जीवन काल अगर 120 दिन तक जो आरबीसी काम कर रहा था वो घट करके अगर 30 से 40 दिन हो गया तो निश्चित रूप से शरीर को क्या हुआ, कठिनाई होने लगा। अब आप कोई वस्तु खरीदे जिसका कि टाइमिंग है, सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि आप एक जूता खरीदे जो आपको चलने में सुविधा देता है और वो उसका गारंटी है कि 1 साल चले, लेकिन अगर वो 2 महीने में ही टूट जाए तो आपका क्या हो गया, खर्च बढ़ गया। खर्च बढ़ गया तो आप आर्थिक रूप से क्या हो गए, कमजोर हो गए। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आरबीसी जो 120 दिनों तक काम करता था, अगर वो 30 से 40 दिन तक ही काम करेगा तो नतीजा क्या होगा, तो नतीजा ये होगा कि आदमी कमजोर हो जाएगा और ऐसा व्यक्ति युवा अवस्था को प्राप्त करते करते इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी युवा अवस्था आने पर जब ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उस समय में आरबीसी उतना निर्मित नहीं हो पाता है और ऐसे में इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ऐसे युवाओं का। और सिकल सेल एनीमिया का एक पॉजिटिव गुण जो पिछला जो था उसमें ये था कि ये
जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट का जो आप भारत से के कंसर्न में, क्योंकि आप भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का परीक्षा दे रहे हैं तो इसलिए आपको आना चाहिए। तो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट में जो कुछ ट्राइब्स हैं, जो एसटी कैटेगरी के कुछ लोग हैं, जो कुछ आदिवासी लोग हैं, उनमें ये बीमारी पाई जाती है। कौन सा? सिकल सेल एनीमिया। अब देखिए, कुदरत का एक बहुत बड़ा जो कहिए वरदान उनके लिए सिद्ध हो गया कि सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित लोगों को मलेरिया रोग का कोई असर नहीं होता है। यानी प्लाज्मोडियम अगर शरीर में आ जाए, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के चलते मलेरिया नाम का रोग होता है। तो आप जो पीछे जो अभी सिकल सेल एनीमिया लिखे उसमें एक पॉइंट नोट कर लीजिए, जोड़ लीजिए कि सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति को मच्छर के काटने से मलेरिया रोग नहीं होता है। तो ये उनके लिए वरदान हो गया। तो कभी कभी कुछ अभिशाप है तो कुछ वरदान भी है। तो कायिक गुणसूत्रों में परिवर्तन होने से आपने क्या देखा कि एक तरफ जो है सो 11 नंबर का गुणसूत्र, 11 नंबर का गुणसूत्र संख्या के आकार में, संरचना में कोई परिवर्तन हुआ तो दो बीमारी हुआ। एक का नाम था सिकल सेल एनीमिया और दूसरे का नाम था थैलेसेमिया। सिकल सेल एनीमिया आरबीसी तो बनाया, लेकिन आरबीसी हाशियाकार हो गया, जिसके चलते ऑक्सीजन ढोने की क्षमता घट गई, तो मनुष्य कमजोर हुआ। फायदा ये हुआ कि इससे मलेरिया रोग नहीं हुआ। और 11 नंबर के गुणसूत्र की संरचना में कमी होने से अगर एक बीमारी दूसरा हुआ जिसका नाम था थैलेसेमिया, तो उससे क्या हो गया? आरबीसी का जीवन काल कम हो गया। अब कम हो गया तो थैलेसेमिया नाम का रोग हो गया। ऐसे युवा होने पर, ऐसे इस रोग से पीड़ित जो बच्चे होते हैं वो युवा अवस्था को प्राप्त करने के बाद क्या हो जाते हैं? मृत्यु हो जाती है। लड़कियां अक्सर बीमारियों में ज्यादा रेसिस्ट कर जाती है, लड़के थोड़े कम करते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अब देखिए, एक हमारे पास में कायिक गुणसूत्र यानी ऑटोजोम, ऑटोजोम की संरचना में परिवर्तन होने से एक बीमारी है जिसका नाम है आपका कैट चैट क्राइडो कैट डिजीज। इस बीमारी का नाम है कैट क्राई डिजीज, कैट क्राई डिजीज, या इसको कहते हैं क्राई टू चैट, है ना, क्राई टू चैट डिजीज या सिंड्रोम। अब यहां पर एक बात समझिए, डिजीज और सिंड्रोम में क्या फर्क होता है। तो लक्षणों के समूह को डिजीज कहते हैं, लक्षणों के समूह को डिजीज कहते हैं, लक्षणों के समूह को। यानी कि जैसे मान लीजिए कि आपका लक्षण है कि शरीर गर्म हो गया, शरीर गर्म हो गया तो आप कहते हैं जी इसको बुखार लग गया, है ना। जैसे आपको खांसी होने लगता है, नाक बहने लगता है तो एक लक्षण दिखाई दिया तो लोग कहते हैं जुकाम हो गया, है ना। उसके बाद जैसे आपको लक्षण दिखाई दिया कि भाई बुखार भी हो गया, जुकाम भी हो गया और क्या कहते हैं खांसी भी हो रहा है, तो कहा कि जी आपको कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, सांस लेने में कठिनाई तो नहीं हो गया। तो लक्षण यानी अलग अलग लक्षणों के समूह को आप क्या कहते हैं? बीमारी कहते हैं, डिजीज। और अगर देखिए ना, डिजीज का स्पेलिंग क्या है? डिस ईज। ईज माने क्या होता है? आराम, और डिस माने क्या होता है? डिस्टर्बेंस। आपके आराम में अगर कोई खलल हो जाए, आपके ईजनेस में अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डिजीज। तो डिजीज क्या है? आपके आराम में यानी आपके ईज में कोई गड़बड़ी हो जाए तो डिजीज। और डिजीज क्या होता है? लक्षणों का समूह। और सिंड्रोम क्या होता है? तो बीमारियों के समूह, सिंड्रोम। सिंड्रोम तो सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? बीमारियों का समूह। इसमें कई प्रकार की बीमारी हो जाता है। तो बीमारियों का समूह, एक नहीं, बीमारियों के समूह, कई प्रकार के रोग हो गए। जैसे एड्स क्या है? सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है? एंटीबॉडी की भी संख्या घट जाती है, वेट भी घटने लगता है, रेसिस्टिविटी भी शरीर की घट जाती है, तो एक ये सिंड्रोम है। तो लक्षणों के समूह को बीमारी कहते हैं और बीमारियों के समूह को क्या बोलते हैं? सिंड्रोम बोलते हैं। तो एक बात समझ में आया, बीमारी डिजीज क्या है और सिंड्रोम क्या है। तो एक बीमारी है कैट्स क्राई डिजीज या कैट्स क्राई सिंड्रोम या कैट टू चैट डिजीज, इसको कहते हैं कैट टू चैट डिजीज। इसमें क्या होता है? इस कैट टू चैट डिजीज जो है आपका, क्राई टू कैट डिजीज, क्राई टू चैट डिजीज इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 5th नंबर क्रोमोसोम, 5 नंबर की जो क्रोमोसोम है, 5 नंबर का जो गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र की संरचना में गड़बड़ी आ जाती है। तो 5 नंबर के गुणसूत्र की संरचना यानी उसका जो गुणसूत्र है, 5 नंबर का गुणसूत्र,
5 नंबर का गुणसूत्र, एक माता से आया एक पिता से आया। तो सपोज कीजिए कि एक इसका जो एंगल है ये क्या हो गया, टूट गया, यानी कि ये गुणसूत्र ऐसा हो गया, एक गुणसूत्र ऐसा हो गया, तो बीमारी क्या हो गया, क्राइडू-चैट डिजीज या क्राइडू-चैट सिंड्रोम, है ना, क्राइडू-चैट सिंड्रोम या कैट्स क्राई डिजीज। तो ऐसे बच्चे जब रोते हैं तो इनके रोने पर बिल्लियों जैसी आवाज आती है, ऐसे लगेगा कि ये कोई बिल्ली का बच्चा रो रहा है, बिल्ली रो रही है, तो इसलिए इसको कैट्स क्राई डिजीज कहते हैं। और ये बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो ये बच्चे के बड़े होने पर इनका आवाज पतला हो जाता है, यानी जैसे मर्दों की आवाज में जो एक भारीपन है वो भारीपन नहीं होकर के वो आवाज पतला हो जाता है। तो ये बड़े होने पर भी यदि आपसे फोन उन पर बात करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैडम आप कौन बोल रही हैं, आप ये नहीं कह सकेंगे कि आप कौन बोल रहे हैं। तो ये आनुवांशिक गड़बड़ी यानी क्रोमोसोम में गड़बड़ी आ गई। तो बताइए लड़का का आवाज़ कैसा हो गया, लड़की जैसा हो गया। और जब वो इमोशनल होकर के अगर वो लड़का कभी जोर से चिल्ला के रोएगा तो आदमी के बच्चे की तरह नहीं बल्कि बिल्ली के बच्चे की तरह उसके रोने की आवाज़ आएगी। और ये गड़बड़ी किसके कारण हुआ, तो क्रोमोसोम संख्या 5 में गड़बड़ी हो जाने के कारण हुआ। तो क्राइडू-कैट डिजीज है ना, क्राइडू-चैट सिंड्रोम या कैट्स क्राई डिजीज, इसको कैट्स क्राई सिंड्रोम कहते हैं। तो इस प्रकार से कायिक गुणसूत्रों के किसमें, तो संरचना में गड़बड़ी हो जाने से ये बीमारी हुई। अब देखिए, अब यानी कायिक गुणसूत्र की संख्या कितनी है, 22। तो इस 22 की संरचना यानी 22 में से 11 नंबर, 5 नंबर या कोई भी नंबर, अब आपको जितना पेपर में आ सकता है जो मुख्य बीमारी है जो देखने मिलता है। बहुत आदमी आपको नहीं मिला जिसका आवाज बहुत पतला पतला होता है, जेंट्स होता है पतला आवाज होता है, तो इसका मतलब वो कैट्स डू क्राइस। और उसको कभी यदि जैसे कोई आदमी का देहांत हो जाता है तो लोग कभी कभी जोर से रो पड़ते हैं। तो देखिएगा जब ये रोने को इनको जोर से कहिएगा या दीजिए 2 थप्पड़ खींच कर कान में, तो देखिएगा बिल्ली जैसा रोने लगेंगे। आपको लगेगा यार ये आदमी है या बिल्ली है, ये क्रोमोसोम का गड़बड़ी है। तो अगर कोई पूछे कि आप ऐसे क्यों हैं, आप वैसे क्यों, मैं ऐसा क्यों, मैं वैसा क्यों, शाहरुख खान जैसा क्यों है, अमिताभ बच्चन जैसा क्यों है, और करीना कैफ जैसा क्यों है, तो उसका गुणसूत्र वैसा है। तो गुणसूत्र के कारण ही हमारे अंदर गुण है, यानी गुणों का सूत्र गुणसूत्र, और इसमें कोई गड़बड़ी आया तो इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि कायिक गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन होने से रोग। अब देखिए, अब इसको हम लोग देखते हैं कि कायिक गुणसूत्रों के संख्या में परिवर्तन होने से होने वाले रोग, यानी कायिक गुणसूत्रों के नंबर्स में अगर गड़बड़ी हो जाए तो क्या क्या बीमारी हो सकता है, क्या क्या बीमारी हो सकता है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि कायिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होने से होने वाले रोग। अब जैसे इसमें हम लोग एक बीमारी देख रहे हैं जिसका नाम है डाउन सिंड्रोम। अभी अभी आप देखे थे कि डिजीज माने होता है लक्षणों का समूह, और सिंड्रोम मतलब क्या होता है, बीमारियों का समूह। तो डाउन सिंड्रोम जो है ये 18 नंबर के क्रोमोसोम, 18 नंबर का जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र संख्या 18 नंबर का जो गुणसूत्र है, यानी कि 18 नंबर का गुणसूत्र एक माता से आया और एक किससे आया, तो पिता से आया। देखिए माता से गुणसूत्र आया और किससे आया, पिता से आया। तो देखिए ये जोड़ी में है ना, तो जोड़ी में है तो 2 है, ये इसको 22 हो गया। अब अगर इसके जगह एक और बढ़ गया, यानी 18 नंबर का ही क्रोमोसोम 2 की जगह यानी पेयर के जगह एक क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, तो इस एक्स्ट्रा होने को बोलते हैं ट्राइसोमी। इसको विज्ञान की भाषा में बोलते हैं ट्राइसोमी, यानी एक संख्या इसका क्या हो गया, बढ़ गया। तो एक संख्या बढ़ गया तो 2 के जगह क्या हो गया, 3 के लिए वर्ड यूज होता है ट्राइसोमी हो गया। तो इसके चलते जो बच्चे होंगे उस बच्चे में कुछ डिफेक्ट हो जाएंगे। क्या डिफेक्ट होंगे, इसका शकल जो होगा ये मंगोलॉइड होगा, मंगोलॉइड शकल होगा। मंगोलॉइड शकल का मतलब है ये जो आगे का जो पोर्शन होता है ना, ये थोड़ा बाहर की ओर निकला रहेगा, ओठें बड़ी बड़ी हो जाएगी, दांत थोड़ा बाहर निकल जाएगा, और इसका शकल बहुत अच्छा नहीं लगेगा, भयानक सा लगेगा, थोड़ा बंदर जैसा शकल लगने लगेगा, मंगोलॉइड शकल होगा। दूसरा, ये मंद बुद्धि होंगे, इनका बुद्धि जो है वो काम नहीं करेगा। तीसरा, ये बौना होंगे,
इनका जो हाइट है वो छोटा हो जाएगा। अब बताइए, एक क्रोमोसोम में गड़बड़ी हो जाने से ये बालक किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। शकल कैसा हो गया? मंगोलॉइड हो गया, शकल का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, बुद्धि मंद बुद्धि हो गया, जिंदगी चौपट हो गया, और क्या हो गया? हाइट जो है वो कम हो गया। और ये 40 बरस की उम्र से अधिक जीवित नहीं रहेंगे। लीजिए, यानी एक क्रोमोसोम की संख्या ज्यादा हो जाने से ये क्या हुए? कई प्रकार की समस्याएं आ गई। तो ये किस नाम से जाना जाता है? डाउन सिंड्रोम। तो 18 नंबर के गुणसूत्र में ट्राइसोमी होने से, यानी एक संख्या बढ़ने से, डाउन सिंड्रोम नाम का बीमारी, जिसमें सकल मंगोलॉइड हुआ, मंद बुद्धि हुए, बौना हुए, हाइट नहीं आगे बढ़ा, और उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं पहुंचेगा। इसी तरीके से देखिए, एक दूसरा बीमारी है, इसका नाम है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम। अब देखिए, एडवर्ड सिंड्रोम जो है, इस एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है कि 21 नंबर का जो गुणसूत्र है, यानी माता से भी 21 गुणसूत्र आया, और 21 नंबर पर गुणसूत्र की संख्या कैसे किए थे? तो कैरियोटाइपिंग पर आकार के आधार पर, उनके साइज के आधार पर, सबसे बड़ा वाला को 1 नंबर, उससे छोटा 2, उससे छोटा 3, और सबसे छोटा 23। तो ये 21 नंबर का क्रोमोसोम पुनः एक बार कहां से आया? तो फादर से आया। एक कहां से आया? मदर से आया, यानी पेयर में आया। एक यहां पर क्या हो गया? और एक्स्ट्रा आ गया, तो क्या हो गया? ट्राइसोमी। यानी 21वें नंबर के गुणसूत्र में अगर एक संख्या बढ़ जाए तो यानी 46 की जगह क्या हो गया? 47 हो गया टोटल नंबर कौन सा है? 21 नंबर। तो यहां पर जो बालक होंगे वो भी क्या होंगे? मंद बुद्धि होंगे, बौना होंगे, और इनकी भी उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तो ये था आपका एडवर्ड सिंड्रोम। तो यानी एक क्रोमोसोम के बढ़ने से, यानी ट्राइसोमी होने से, आपने देखा कि 2 अलग अलग प्रकार के बौने हुए। एक में यानी कि जो 18 नंबर में अगर गड़बड़ी हुआ डाउन सिंड्रोम में, तो शकल भी मंगोलॉइड हो गया, बंदर जैसा मुंह हो गया, और 21 नंबर में हुआ तो बाकी मंद बुद्धि, बौना, और उम्र 40 वर्ष, ये लाइफ स्पैनिंग इतना रह गया। तो इस तरह से क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होने से ये बीमारियां आप देखिए। एक दूसरा बीमारी है जिसका नाम है पटाऊ सिंड्रोम। ये सब रेयरली देखने को मिलता है। कहता है 13 नंबर के गुणसूत्र में, गुणसूत्र संख्या 13 में अगर ट्राइसोमी हो जाए, तो गुणसूत्र संख्या 13 में अगर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा, यानी 13 नंबर का गुणसूत्र एक माता से आ रहा है, एक पिता से आ रहा है, अब एक कहीं से एक्स्ट्रा आ गया, अब ये किसी कारण से आ जाता है। इन सब चीज पर भी रिसर्च है, लेकिन आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं तो आपको इस पर ज़्यादा नहीं गौर करना है कि इसमें रिसर्च क्या हो रहा है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि 13 नंबर के गुणसूत्र में एक संख्या बढ़ गई, इतना ही काफ़ी। बल्कि ये भी ज़्यादा लगेगा। अभी तो आप 1 to 1 करके सीख रहे हैं, इसलिए आपको लगेगा यार जितना है बटोर लो, तो बटोर लो। बटोरने से कुछ नहीं होगा, ये एग्जाम में भी आप इसको रिफ्लेक्ट कर सके, इसलिए ज़्यादा नहीं चाहिए। तो आपका बीमारी जो है इसका नाम क्या हो गया? पटाऊ सिंड्रोम। तीसरे नंबर का संख्या के आधार पर ऑटोसोम्स, कायिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होने से। तो 13 नंबर का गुणसूत्र में एक अगर एक्स्ट्रा हो गया तो पटाऊ सिंड्रोम हो गया। इसमें इस बीमारी के क्या लक्षण हैं? तो ऊपर के जो होठ होते हैं, ये जो लिप्स है हमारा, तो ये ऊपर वाला लिप्स जो है ये बीच से कटा होता है, और ये ऐसे करके नाक में जुड़ा होता है। तो यानी इसका शकल खराब हो गया, होठ जो है बीच से कटा होता है। तो ऊपर के जो ओठ हैं ये कटे होते हैं। पहला सिंड्रोम ये हो गया। दूसरा क्या है? इसके चलते इनका आवाज, बोलने की प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है, तो आवाज में भी क्या होती है? खराबी होती है। और ये भी मंद बुद्धि होते हैं, इनका भी बुद्धि का स्तर एक सामान्य लोगों के बराबर नहीं होकर के कम होता है। हाइट वगैरह ठीक होता है, और उम्र भी इनका बहुत ज़्यादा नहीं है, पर हाँ बाकी में जैसे 40 से अधिक एकदम नहीं जीते, तो इसमें जीवन काल सामान्य होता है, लेकिन ओठ कटे होते हैं, आवाज़ में खराबी आ जाती है, इसके चलते मंद बुद्धि होते हैं। तो ये था कायिक गुणसूत्रों की संख्या में
परिवर्तन होने के कारण होने वाले रोग। और संख्या 2 के जगह 3 हो गया, तो इसके लिए हमने क्या किया, ट्राइसोमी। तो इसके लिए ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि टर्नर सिंड्रोम किसके कारण होता है, तो आंसर होगा गुणसूत्रों के ट्राइसोमी होने के कारण। एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम किसके चलते होता है, तो ऑप्शन एक क्या हो सकता है कि ट्राइसोमी गुणसूत्र के चलते। दूसरा, कितने नंबर के गुणसूत्र के चलते होते हैं, और चौथा, इसके होने पर क्या क्या रोग होते हैं। तो इस प्रकार से आप ये गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होने से। अब देखिए, अब हमारे पास में है लैंगिक गुणसूत्र। लैंगिक गुणसूत्र जो था वो था हमारे पास में 2, X और Y। तो X और Y 2 गुणसूत्र था, तो लैंगिक गुणसूत्र X, तो X की संरचना में परिवर्तन होने, लैंगिक गुणसूत्र X की संरचना, इसकी संरचना में परिवर्तन होने के कारण। क्लियर नहीं दिख रहा, थोड़ा हम इसको और एक बार अच्छे से लिख देते हैं। लैंगिक गुणसूत्र X की संरचना में परिवर्तन होने के कारण होने वाले आनुवांशिक रोग। तो इसके आधार पर जो पहला बीमारी है, इसका नाम है वर्णांधता। वर्णांधता, वर्णांधता को कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, और इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोटोनोपिया। प्रोटोनोपिया, कलर ब्लाइंडनेस का साइंटिफिक नेम है प्रोटोनोपिया, हिंदी में कहते हैं वर्णांधता। और ये कौन से क्रोमोसोम में गड़बड़ी, कौन से क्रोमोसोम की संरचना में गड़बड़ी होने से होता है, तो X गुणसूत्र, लैंगिक गुणसूत्र X और Y होता है, तो X गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन होने के चलते वर्ण अंधता, कलर ब्लाइंडनेस, प्रोटोनोपिया नाम का रोग हो जाता है। इस रोग से पीड़ित लोगों को प्राथमिक रंगों को अंतर करने में, यानी प्राथमिक रंगों को ये विभेदित नहीं कर सकते हैं, यानी प्राथमिक रंगों को ये विभेदित नहीं कर सकते हैं, अंतर नहीं कर सकते हैं। और प्राथमिक रंग क्या होता है, तो प्राथमिक रंग होता है लाल, हरा और नीला। तो क्या इनको लाल नहीं दिखता, हरा नहीं दिखता, नीला नहीं दिखता, कहते नहीं दिखता है। लेकिन जब 2, जैसे 3 हो गए आपको प्राथमिक रंग, ब्लू ग्रीन एंड रेड, रेड ग्रीन ब्लू, है ना, तो ब्लू ग्रीन रेड 3। लेकिन जब एक साथ इनको लाल और हरा दिखाई देगा, तो ये लाल और हरा में अंतर नहीं कर पाएंगे कि लाल कौन सा है, हरा कौन सा है। हरा के साथ अगर नीला आ जाए तो ये हरा और नीला को एक साथ अंतर नहीं कर पाएंगे। नीला के साथ अगर लाल आ जाए, लाल और नीला एक साथ आ जाए, तो इनको अंतर नहीं दिखाई देगा कि लाल और नीला कौन है। यानी एक साथ अगर ब्लू, रेड लाइट और ग्रीन लाइट दोनों जल जाए, है ना, ग्रीन लाइट और रेड लाइट दोनों जल जाए, इनको समझ में नहीं आएगा। इसलिए देखिए, ट्रैफिक पर एक बीच में एक लाइट होता है येलो कलर का, वो एक्स्ट्रा लाइट लगाने का कोई पीछे जरूरत नहीं है। वो इसलिए जरूरत है कि जब ये 2 लाइट आगे पीछे चेंज हो, यानी जब रेड है रेड से ग्रीन हो, तो जो कलर ब्लाइंड आदमी है इनको पता ही नहीं चलेगा कि रेड है कि ग्रीन है। तो बीच में इसलिए येलो लगाया गया ताकि इनको बीच का गैप में ये कलर चेंज होते हुए ये समझ पाए कि अच्छा ये अब तक रेड था अब ग्रीन था। लेकिन अगर एक साथ चेंज हो जाए रेड और ग्रीन, तो ये रुके ही रहेंगे या चलते ही रहेंगे। इसीलिए ड्राइविंग लाइसेंस लेते समय में कलर ब्लाइंडनेस का क्या होता है, जांच होता है, क्योंकि इनको तो एक्सीडेंट करा देंगे। तो ये लैंगिक गुणसूत्र X की संरचना में कमी होने के कारण ये बीमारी होता है। अब देखिए, इस पर कुछ प्रश्न आते हैं। अब देखिए, चूंकि ये X क्रोमोसोम पर ये बीमारी है, तो अब इस पर प्रश्न आते हैं कि अगर माता कलर ब्लाइंड हैं, पिता कलर ब्लाइंड हैं, तो बच्चे जो होंगे, होने वाली जो संततियां हैं, यानी जो होने वाले इनसे बच्चे हैं, उनका क्या कंडीशन होगा, यानी किसमें क्या होगा। तो आइए इस पर हम लोग एक चर्चा करें कि कलर ब्लाइंडनेस में क्या होगा। तो कलर ब्लाइंडनेस में जैसे देखिए, अगर X है और Y है, तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए हम Y के ऊपर में C लिख दिए, या X क्रोमोसोम पर होने वाला बीमारी है तो X पर ये कलर ब्लाइंड है। तो इसका मतलब हो गया कि ये पिता, यानी ये जो पुरुष होंगे, ये पीड़ित होंगे, बीमारी से पीड़ित होंगे। तो यानी ये आप ये ऐसे लिख सकते हैं कि XY से नर हुए
और नर क्या हो गए, पीड़ित हो गए। इसी तरह से X है और X है, तो अब अगर एक X पर ये C है यानी कलर ब्लाइंडनेस है और दूसरा X फ्री है, तो ये जो मादा होंगी ये वाहक होंगी यानी बीमारी के कैरियर होंगे। और अगर ये X है, इस दोनों X पर अगर ये बीमारी यानी दोनों X अगर इनका डिफेक्टेड होगा, तो ये जो माता हैं ये भी क्या होंगे, ये भी पीड़ित होंगे, यानी कि ये भी क्या होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे। तो ये हमारा जीनोटिपिक फिनोटिपिक सूत्र बना। अब इसके आधार पर अब देखिए कि आपको प्रश्न ये आया कि अगर एक पुरुष जो कलर ब्लाइंड है, उनकी शादी, उनका विवाह अगर एक सामान्य महिला से हो तो उसका क्या असर होगा बच्चे पर। तो एक कंडीशन ऐसा है, हम इसको मिटाने का कोशिश करते हैं। आप लोगों के पास में ये रिटर्न है, हम इसको मिटा रहे हैं। अब आप देखिए कि यानी कि पुरुष जो हैं वो पीड़ित हैं और मादा जो है वो क्या है, सामान्य हैं, यानी वो सामान्य हैं, उनके ऊपर में कोई बीमारी नहीं है। तो इनके होने वाले बच्चे क्या होंगे। तो इसके लिए एक इस तरह से आप चार्ट ड्रॉ कीजिए और देखिए इस पर आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो मान लीजिए कि इस तरफ में हम लोग रख लेते हैं माता को और इस तरफ में रख लेते हैं पिता को। तो पिता हैं तो निश्चित रूप से एक X होगा और एक Y होगा, और माता हैं तो दोनों क्या होगा, X होगा। माँ को कोई बीमारी नहीं है, माँ को कोई बीमारी नहीं है। अब जब इनके गुणसूत्र उतरेंगे तो कैसे उतरेंगे, तो देखिए जैसे एक गुणसूत्र इधर से आया X, इधर से आया ये, तो अभी आपके पास में ये था कि ये क्या होंगे, ये वाहक होंगे। इसी तरह से ये हो गया X, ये हो गया Y, तो ये बच्चे को कोई बीमारी नहीं हुआ। और एक हो गया इस तरह से X। और अगर इस तरीके से आपको समझ में नहीं आए तो आप इसको एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, जो इससे थोड़ा ज़्यादा आसान प्रोसेस होगा। कि इस तरफ आप लिख लीजिए कि ये माता है यानी कि XX क्रोमोसोम है, ये आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। और इस तरफ XY है। अब देखिए इस केस में कैसे कैसे बच्चों का फिगर बनेगा, ये आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए एक केस तो ऐसा हो गया X, दूसरा केस ऐसा हुआ दिस X। तो एक जो है सो क्या हो गया, एक XX बीमारी से पीड़ित हैं और एक XY हो गया और एक XY हो गया। तो यानी कि इनके सभी बच्चे जो हैं वो बीमारी से पीड़ित नहीं होंगे और इनके एक लड़की जो है वो बीमारी की वाहक होगी। तो इस प्रकार से प्रश्न होंगे। तो इसका बनाने का दो उपाय है, एक या तो आप इस प्रोसेस से बनाइए जो ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आ गया, और अगर इस तरीके से बनाइए तो फिर इसका यही रूप आप लेकर के चलेंगे कि एक तरफ X और इस तरफ एक तरफ Y और एक तरफ XX, और इसको दोनों को उतार दीजिए। तो क्या हो जाएगा कि इसमें सभी महिलाएं पीड़ित हो वाहक होंगी, लड़के फ्री होंगे, यानी बीमारी किसी को नहीं होगा। इसी को उल्टा कर दीजिए, माता अगर पीड़ित हैं यानी दोनों पर अगर आप कलर ब्लाइंड डाल दीजिए और पिता अगर सामान्य है, तो ऐसे केस में क्या होगा, तो ऐसे केस में दोनों बालक जो हैं वो क्या होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे। यानी 50% जो है बच्चे क्या होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे, और 50% बच्चे स्वस्थ तो नहीं होंगे लेकिन वो कलर ब्लाइंड नहीं होंगे, लेकिन अगर वो बीमारी के कैरियर होंगे। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो ये प्रश्नों का जो क्लैरिफिकेशन है ये हम लोग प्रैक्टिस आपको करवाएंगे 1 to 1 करके, तो उसमें आपका सब टेस्ट सीरीज में क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम आपको एक बताने का कोशिश किए। तो इस तरह से X क्रोमोसोम में गड़बड़ी होने से एक बीमारी आपका क्या आया, तो कलर ब्लाइंडनेस। एक दूसरा बीमारी है X क्रोमोसोम से होने वाले रोग में, इसका नाम है हीमोफीलिया। इसका दूसरा नाम रॉयल डिजीज है, रॉयल डिजीज। तो X गुणसूत्र की संरचना में कमी होने से यह बीमारी होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया नाम के बीमारी में रक्त का थक्का देरी से जमता है। जो ब्लड क्लॉट होने की प्रक्रिया है, रक्त थक्का देर से होता है। रक्त थक्का देर से यानी इसमें टाइम लगता है। जैसे हम सामान्य मनुष्य का ब्लड कट होता है
तो 2 से 3 मिनट में ब्लड क्लॉट हो जाता है। लेकिन इस बीमारी से पीड़ित लोगों में क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग बहुत देर से होता है। इसका रॉयल डिजीज इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इंग्लैंड की महारानी में सबसे पहले ये बीमारी देखने को मिला, इसीलिए इस बीमारी का नाम क्या है, तो इस बीमारी का नाम रॉयल डिजीज है। ये क्रोमोसोम एक्स गुणसूत्र की संरचना में गड़बड़ी होने के चलते होता है, इसलिए ठीक नहीं होता। इसको भी, इसमें भी ये पूछ सकता है कि अगर माता पीड़ित हैं, पिता पीड़ित हैं तो क्या होगा। तो इस तरीके से आप ये चार्ट बनाइए और एक पर आप पिता रख लीजिए, एक पर पिता रख लीजिए, एक पर माता रख लीजिए, है ना। तो अगर पिता को x और y कर लीजिए और माता को XX रख लीजिए और पीड़ित के लिए H रख दीजिए, है ना, या कैरियर रख लीजिए। तो इस तरीके से माता मान लीजिए नॉर्मल है, पिता, तो इस तरह से चार्ट आप दोनों को उतार करके आंसर तक पहुंच सकते हैं, या फिर वो प्रोसेस से भी बना सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग एक दूसरा बीमारी देखते हैं कि X गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होने से होने वाले रोग। ये तो था संरचना। अब देखिए X गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होने से होने वाले रोग। अब X क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होने से एक बीमारी है, इसका नाम है सुपर फीमेल। सुपर फीमेल। अब सुपर फीमेल इसको इसलिए कहते हैं कि गुणसूत्र जो है ये होता है 22 प्लस XX। अगर 22 प्लस XX हो गया, मतलब 22 प्लस 22 जोड़ी यानी कि आप इसको 44 कर लीजिए और प्लस XX कर लीजिए, है ना। तो ये एक सामान्य क्या कहते हैं महिला हुई, जिसमें कि आपको 46 गुणसूत्र हो गया, 44 तो 46, तो ये हो गया नॉर्मल। लेकिन इस 44 की जगह ये XX 3 हो जाए, यानी गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाए, तो ये एक X यानी एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, तो इसको हम सुपर फीमेल का नाम दिए। लेकिन यहां पर क्या प्रॉब्लम होता है कि एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, और इसके चलते ये नाम तो सुपर फीमेल हो गया, लेकिन ये फीमेल भी ठीक तरीके से नहीं रह पाती। तो इससे क्या प्रॉब्लम होता है, तो इससे क्या होता है, इनके जो जननांग हैं इनका अल्प विकास होता है, यानी इनका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका डेवलपमेंट ठीक नहीं होता है। दूसरा इसमें क्या होता है, इनका वक्ष का विकास अल्प विकास होता है। और तीसरा इसके अंदर क्या होता है, आवाज़ भारी हो जाती है, आवाज़ भारी हो जाती है। और इनका जो माता बनने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है, यानी इनके अंदर जो है सो फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है, यानी कि ये इनके अंदर नपुंसकता विकसित हो जाता है। तो ये सुपर फीमेल है। इसके अलावा ये एक्स क्रोमोसोम की संख्या में कमी होने से एक दूसरा बीमारी है, उसका नाम है टर्नर सिंड्रोम। तो ये दूसरा बीमारी हम लोग टर्नर सिंड्रोम। तो देखिए, नॉर्मल 44 XX अगर हुआ तो ये तो हमारा हो गया नॉर्मल फीमेल, ये तो नॉर्मल केस के लिए ये नॉर्मल हो गया हमारा। ये आपको इसलिए लिख के रखे हुए हैं ताकि आपको समझ में आए नॉर्मल का ये कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर एक गुणसूत्र किसी कारण से एब्सेंट हो गया, यानी एक गुणसूत्र यहाँ पर कम हो गया, यानी टोटल नंबर 46 की जगह क्या हो गया, 45 हो गया। तो इस बीमारी को कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम के होने से भी क्या होगा, जननांग का अल्प विकास होगा, वक्ष का अल्प विकास होगा, आवाज़ भारी हो जाएगी, आवाज़ भारी हो जाएगी, और क्या हो जाएंगे, जो है नपुंसकता इसमें आ जाएगा। ठीक है। तो एक्स क्रोमोसोम के गुणसूत्र में एक्स गुणसूत्र के, तो लैंगिक गुणसूत्र 2 हो गया, एक्स और वाई। तो हम लोगों ने देखा कि एक्स गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन होने से होने वाले आनुवांशिक रोग और एक्स गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होने से होने वाले रोग, है ना। पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया। अगर ये गुणसूत्र में कोई गड़बड़ी हो गई तो आनुवांशिक रोग हो गया और आदमी का जीवन पूरा बर्बाद हो गया। अब लैंगिक गुणसूत्र दूसरा क्या है हमारा, वाई। तो लैंगिक गुणसूत्र वाई की संरचना
की संरचना में परिवर्तन से होने वाले रोग, यानी वाई क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन होने से होने वाले रोग। तो इसमें एक बीमारी है, इसका नाम है हाइपर ट्राइकोसिस। अब देखिए, वाई क्रोमोसोम तो सिर्फ पुरुष में ही पाया जाएगा, महिला में तो वाई क्रोमोसोम आने का कोई संभावना ही नहीं है। महिला में एक एक्स माता से आता है और एक एक्स पिता से आता है, और नर में, पुरुषों में एक्स माता से आता है और वाई पुरुष से आता है। महिला में तो वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं है। तो वाई क्रोमोसोम की संरचना में जो भी परिवर्तन होगा, इससे जो भी रोग होगा, ये सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? तो ये सिर्फ पुरुषों में ही होगा। यह बीमारी किस में देखा जाएगा? तो सिर्फ पुरुषों में ही देखा जाएगा, नर में ही देखा जाएगा, महिलाओं में नहीं देखा जाएगा। हाइपर ट्राइकोसिस में क्या होता है कि अगर वाई क्रोमोसोम की संरचना में कोई परिवर्तन हो जाए तो शरीर पर अधिक मात्रा में बाल उगते हैं। शरीर पर अधिक मात्रा में बाल उगते हैं। शरीर पर अधिक मात्रा में बाल उग जाते हैं, बाल होते हैं। कान के ऊपर बाल होते हैं। ये हाइपर ट्राइकोसिस नाम का बीमारी कहलाता है। तो ये वाई क्रोमोसोम की संरचना में गड़बड़ी होने से होता है। ठीक है, इसलिए देखिएगा कि महिलाओं के शरीर पर बाल की संख्या कम होती है, उनके शरीर में भी बाल कम होता है। रीज़न क्या है? वाई क्रोमोसोम है ही नहीं, और बाल के लिए जिम्मेदार, अधिक मात्रा में बाल शरीर पर होने के लिए जिम्मेदार कौन है? वाई क्रोमोसोम। इसलिए महिलाओं के शरीर पर बाल की मात्रा कम होती है। देखिए, ये सब क्रोमोसोम के कारण होता है। और दूसरा, इसके जैसे एक से तो बहुत अधिक मात्रा में बाल आया, हाइपर ट्राइकोसिस, वाई क्रोमोसोम की संरचना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए तो अधिक बाल आया। और अगर किसी कारण से इसमें कोई कमी आ जाए तो गंजेपन, ब्लैंडनेस, सिर पर बाल उड़ जाते हैं। एक खास उम्र होने पर आप देखिएगा कि सिर के सभी बाल उड़ जाते हैं। तो ये भी आनुवांशिक रोग है। आप देखिएगा, जिस व्यक्ति का सर पर बाल कम उम्र में उड़ गया, तो अगर कोई बीमारी के कारण नहीं उड़ा हो, कोई गहरा बीमारी नहीं हुआ हो, पेट वेट से संबंधित कोई ऐसा बीमारी नहीं हुआ हो, तो आप देखिएगा उनके घर में सभी लोगों का बाल उड़ता है, क्योंकि उनके घर में सभी जितने पुरुष हैं सबके वाई क्रोमोसोम में गड़बड़ी है। तो वाई क्रोमोसोम में गड़बड़ी होने से दो प्रकार का बीमारी, एक तो अधिक बाल होगा, हाइपर ट्राइकोसिस, और दूसरा सिर समय से पहले खाली होगा, है ना, गंजापन। तो वाई क्रोमोसोम की संख्या में गड़बड़ी, संरचना में गड़बड़ी होने से ये रोग। क्लियर हुआ? अब देखिए, अब हम लोग लैंगिक गुणसूत्रों में गड़बड़ी होने से होने वाले रोग में देखते हैं कि वाई क्रोमोसोम की संख्या में, वाई क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होने से होने वाले रोग। यानी वाई क्रोमोसोम की संख्या में गड़बड़ी हुआ तो क्या रोग हुआ? तो देखिए, इसमें एक बीमारी ऐसा हुआ कि इसको हम लोग कहते हैं जैकोब्सन डिजीज, जैकोब्सन सिंड्रोम। तो नॉर्मल जो लोग होते हैं, सामान्य जो पुरुष होते हैं, इसमें क्या होता है? 22 प्लस XY। तो सामान्य पुरुष में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो क्या होती है? 22 प्लस XY। लेकिन जैकोब्सन नाम के बीमारी जो होते हैं, इसमें गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है 22 प्लस XYY, यानी गुणसूत्रों की संख्या 46 के जगह कितना हो गया? 47 हो गया, एक गुणसूत्र बढ़ गया। तो इसके चलते जो ये इस सिंड्रोम से पीड़ित जो बालक होंगे उनको न्यूरो डिसऑर्डरनेस होगा, न्यूरो डिसऑर्डर। न्यूरो का मतलब होता है मस्तिष्क, यानी ये इनका मानसिक स्थिति जो है, इनका जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है। तो सामान्यतः यह क्रोधी और अपराधी प्रकृति के लोग होते हैं, अधिक क्रोधी होते हैं और इनका अपराधी प्रवृत्ति देखने को मिलता है, अपराधी प्रवृत्ति का लोग होता है।
इनका निगेटिव चीज़ों में तो बुद्धि बहुत अच्छा काम करता है, माने इनका क्रिमिनल माइंड होता है, यानी इनकी बुद्धि निगेटिव चलती है, पॉजिटिव बुद्धि नहीं चलता है, यानी इनको पढ़ने लिखने इत्यादि में बहुत मन नहीं लगेगा। लेकिन आपराधिक गुंडागर्दी वाले कामों में देखा, दुनिया में जितने मोस्ट वांटेड लोग जो मिले हैं अपराधी, उसमें से जब उन लोगों के मरने के बाद उनका जब एग्जामिनेशन किया गया तो देखा गया वो सभी जैकोब्सन सिंड्रोम से पीड़ित हैं, यानी एक वाई क्रोमोसोम जो है वो क्या आ गया था, अतिरिक्त आ गया था, जिसके चलते वो उनकी मानसिक स्थिति जो है वो आपराधिक हो गई थी, क्रोधिक हो गया था। अच्छा, इसमें भी नपुंसकता देखने को मिलता है, इनके अंदर भी ये मतलब ऐसे पूर्ण रूप से नहीं रहता, लेकिन इनके संतान उत्पन्न करने की क्षमता कम होती है, मानसिक रूप से चिड़चिड़े होते हैं, क्रोधी होते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं। तो एक क्रोमोसोम बढ़ जाने से जैकोब्सन सिंड्रोम नाम का रोग होता है, उसके ये कमी है। जैकोब्सन सिंड्रोम क्लियर, आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, क्रोधी होते हैं, नपुंसकता होता है। अब देखिए, अब अगर किसी व्यक्ति में, अब जो आप देखते हैं कि ये एक का नाम है क्लिनिफ्टर सिंड्रोम, क्लिनिफ्टर सिंड्रोम, क्लिनिफ्टर सिंड्रोम। अब देखिए, ये क्लिनिफ्टर सिंड्रोम में भी 47 गुणसूत्र होता है, लेकिन यहां पर क्या होता है, डबल XY हो जाता है। जैसे सामान्य लोगों में क्या होना चाहिए था, तो सामान्य लोगों में होना चाहिए था 22 + XY, 22 + XY होता तो सामान्य होता, सामान्य पुरुष होता, सॉरी ये 44 + XY होता तो ये क्या होता, सामान्य होता। और यहाँ पर क्या हो गया, 44 + डबल XY हो गया, 47 हो गया। तो इस बीमारी को हम कहते हैं क्या, क्लिनिफ्टर सिंड्रोम। जो आप आते जाते सड़कों पर जो हिजड़े देखते हैं, है ना, ये जो हिजड़े हैं, इंटरसेक्स हैं, वो दरअसल इसी क्रोमोसोम से पीड़ित होते हैं, इंटरसेक्स। अब इनमें कमी क्या होती है, तो इनमें ये लैंगिक रूप से तो नर होते हैं, लैंगिक रूप से ये नर होते हैं, यानी इनका जो जननांग है वो नर का होता है। लैंगिक रूप मतलब इनका जननांग जो है ये नर होता है, लेकिन इनके साथ इसमें वक्ष का भी विकास हो जाता है। आवाज भारी हो जाती है, आवाज भारी होती है, और ये पूर्ण रूप से जो है वो नपुंसक होते हैं, स्टेराइल होते हैं। तो ये गुणसूत्रों में अधिकता हो जाने से ये बीमारी हुई। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि गुणसूत्र जो है वो हमारे अलग अलग नंबर 2 प्रकार के हुए, कायिक गुणसूत्र और जनन लैंगिक गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्रों में गड़बड़ी होने से आनुवांशिक रोग, और लैंगिक गुणसूत्रों में गड़बड़ी होने से होने वाले रोग। गुणसूत्रों में गड़बड़ी 2 प्रकार से हुई, एक उसकी संरचना में परिवर्तन होने से और दूसरी उसकी संख्या में परिवर्तन होने से। तो ये ओवरऑल आपका क्रोमोसोम के ऊपर में संबंधित बातें थी। अब हम लोग अगले क्लासेस में ये किस प्रकार से आगे बढ़ता है, तो चूँकि इसका बेसिक जो है, चूँकि बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी आनुवांशिकी का ही रूप है, तो ये आनुवांशिकी के सरल सामान्य क्वेश्चन हैं जो लगभग हर एक जगह प्री एग्ज़ाम्स में, स्टेट PCS में तो पूछते ही पूछते हैं, और पहले 2013 से पहले कई दफ़ा आपके सिविल सर्विसेज में भी पूछे गए हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।